इस जनता के पैसे को, आम आदमी के पैसे को लुटने नहीं दिया जाएगा। और मैंने चोर दरवाजों को बंद करना शुरू किया। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करते करते कई अधिकारी मुझसे नाराज हुए, कई लोग नेता मुझसे नाराज हुए, लेकिन मैं उन चुनौतियों का युद्ध की तरह सामना करता रहा और धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौटने लगी। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार में हमने शिलाई के विधायक यशवंत चौहान जी को यहां से उद्योग मंत्री का दर्जा दिया और इस क्षेत्र के विधायक को पहली बार डिप्टी स्पीकर के पद से नवाजा। इस व्यवस्था को काबू पाने के लिए हमने मंत्रिमंडल में कई नियम बनाए और जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, हमने अपनी जनता से कहा था कि इस प्रदेश में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिख रहे हैं। 60 साल बाद जब वे बुढ़ापे में चले जाएंगे, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा अगर इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नहीं लाया जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम देकर हम इनका बुढ़ापा और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। अगर वही अधिकारी है, जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आई तो पिछले मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने ये कहा कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको विधायक बनना चाहिए। वो बात मेरे मन में खटकी। मैंने कहा कि हमें अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देनी चाहिए। चर्चा चलती रही। कई लोगों ने यह कहा कि अभी चुनाव नहीं होने वाले, 2026 में देना, लोग भूल जाते हैं। मैंने कहा मैं चुनाव के दृष्टिगत से फैसले नहीं करता। जो अधिकार जनता का है, हमारे सरकारी कर्मचारियों का है, उसको हम पहली कैबिनेट में देंगे और हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई और सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। इस प्रदेश में एक ऐसी इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि पूरा प्रदेश इतनी अत्यधिक बारिश से प्रभावित हुआ। सुबह जब मैं फोन उठाता था 6 बजे से घंटी बजनी शुरू हो जाती थी और घंटी बजने के बाद यह पता लगता था कि आज यहां बारिश ने अत्यधिक तबाही की है। तबाही का ऐसा मंजर था, हर जगह त्राही त्राही हो रही थी। हमने आंकड़ा लिया तो पता लगा कि 75 साल में पहली बार इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि पूरा प्रदेश इस बारिश से प्रभावित हुआ। मुझे खबर मिलती थी, मैं सुबह उठकर जाता था, शाम को उस प्रभावित एरिया का दौरा करता था और प्रभावित एरिया का दौरा करने के बाद मैं शाम को आता था और अधिकारियों की बैठक लेता था। अधिकारियों की बैठक लेने के बाद हम उस चुनौती का युद्ध की तरह सामना कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी राजनीति कर रहे थे। जहां जहां भी मैं गया, मैंने अपनी आंखों से तबाही का वो मंजर देखा। कई परिवार टेंटों में रहने को मजबूर हो गए। सर्दी थी, हमारी सरकार ने फैसला किया कि जो भी आपदा प्रभावित परिवार टेंटों में रह रहे हैं उनको गांव में किराया दिया जाएगा और उनको हमने गांव में किराया देने के लिए 5,000 रुपया महीना तय किया। शहर में रहने के लिए 10,000 रुपया महीना तय किया। खाना पीना मुफ्त में, गैस का सिलेंडर मुफ्त में 31 मार्च 2024 तक दिया। तो भाई इतनी ज्यादा कि उससे निपटने के लिए हमें अपने पूरे संसाधन खोलने पड़े। 7 जुलाई को जिला कुल्लू में इतनी ज्यादा तबाही हुई, पूरा कुल्लू जिला उस तबाही में अस्त व्यस्त हो गया। पानी की योजनाएं बह गई, सड़कें टूट गई, बिजली गुल हो गई, 75,000 पर्यटक फंसे रहे, 15,000 गाड़ियां फंसे रही। पूरे हिंदुस्तान से फोन आने लगे कि हमारे परिवार के सदस्यों को सुरक्षित आप वापस घर पहुंचाइए। मैं और मेरी कैबिनेट 3 दिन तक कुल्लू जिले में रही। सरकार की कार्य प्रणाली को देखिए, 48 घंटे के अंदर हमने टेम्परेरी तौर पर सड़कों को दुरुस्त कर दिया, पानी की योजनाओं को टेम्परेरी तौर पर जोड़ दिया और 75,000 जो अतिथि कुल्लू जिला में आए थे उनको सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया।
इसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की कि हिमाचल प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह कार्य नजर नहीं आया। अभी हम इस आपदा की पहली चुनौती से लड़ ही रहे थे। आपको याद होगा कि आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश हुई। बारिश का ऐसा टाटम हमने फिर दोबारा कभी नहीं देखा। मैं 15 अगस्त मनाने के लिए कुल्लू जाने वाला था कि मुझे खबर मिली कि शिमला के शिप बॉडी में बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ है और उसमें तकरीबन 21 लोग हमें छोड़कर चले गए। मैं अभी वहां पहुंचा ही था कि सोलन से खबर आ गई, कांगड़ा से खबर आ गई, कुल्लू से खबर आ गई और एक ही दिन में 51 मौतें हुई। इस आपदा में 551 लोग हमें छोड़कर चले गए। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। कह रहे थे विधानसभा 70 बनाइए। हम कह रहे थे कि विधानसभा 70 इस समय हमारी सरकार, हमारे पुलिसकर्मी आपदा से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके इसे थोड़े समय के बाद बुलाते हैं। हमने जब विधानसभा 70 बुलाया, 3 दिन तक विधानसभा 70 मिला। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों के संदर्भ में कही, लेकिन प्रस्ताव पर जब वोट डालने की बारी आई तो वो हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ ना खड़े हुए, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ ना खड़े होकर उसके विरोध में खड़े हुए। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रणनीति है। और मैंने उनसे यह भी कहा कि आप हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने चलिए, देश के गृह मंत्री से मिलने चलिए, हम आप ही को श्रेय देंगे। अगर आपने नहीं जाना है तो कम से कम आप खुद ही जाकर मिलकर आइए। मुझे दुख है इस क्षेत्र का जो सांसद है, जो एमपी है सुरेश कश्यप जी, वो यहां से चुन करके आपदा तो रेणुका में भी आई, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, कई घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, कई पूर्णतः नष्ट हो गए। उन्होंने एक भी सवाल ना तो संसद में उठाया, ना भी कोई एक डीओ अपने गृह मंत्री से मिलकर दिया कि आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश में जहां इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, कुछ मदद कीजिए। इस प्रकार का सांसद आपने इस क्षेत्र से चुनकर भेजा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बोलता रहा, लेकिन केंद्र सरकार से हमें एक पैसे की मदद नहीं मिली। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया, गृह मंत्री से अनुरोध किया कि कम से कम जिस तरह गुजरात के भुज में भूकंप आया था, उत्तराखंड में तबाही हुई थी, उस तर्ज पर हिमाचल को भी मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। फिर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की बात थी। हमने अपने आर्थिक संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया और 1 महीने के अंदर सभी सड़कों को हमने दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया, पानी की पीने की योजना को शुरू किया। जहां भी गया परिवार का रोना देखकर ऐसा लगता था कि इनकी किस प्रकार मदद की जाए। कई परिवार तो एक रात को अपने पक्के घर में सोए हुए थे, पता लगा फटाफट अपने बच्चों को निकालकर घर के बाहर आए, उनकी आंखों के सामने उनका पक्का घर तबाह हो गया, पानी उसे बहाकर ले गई। तो अपनी आंखों के सामने अपने घर को तबाह होकर रोते रहे, कहते रहे कि हमारे पास तो पीने के पानी का गिलास भी नहीं बचा। बच्चों की किताबें तक बह गई। भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। दुख हुआ, मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई। मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने पक्के घर बहते हुए देखे हैं। पूरे का पूरा घर ही नदी में चला गया, पूरे का पूरा घर नाले में चला गया। इनकी मदद करनी है। उनकी मदद करने के लिए नियम ऐसे, कानून ऐसे कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप मदद कर नहीं सकते। मैंने उस कानून की किताब को पकड़ा कि 22,000 परिवारों के लिए मैंने कहा कि 1.5 लाख रुपया एक घर के लिए बहुत कम है। हम खुद आम परिवार से आते हैं। मैंने कहा कि इस प्रकार की मदद करके हम उनके साथ मजाक करेंगे, और मैं सोचने लगा कि हम अपने संसाधनों से कितना पैसा दे सकते हैं। और जब हमने बात की कि इसको डबल करना चाहिए, मैंने कहा डबल नहीं करना। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया। 1.5 लाख रुपए से वो सहायता बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया। आज तक इतनी बड़ी सहायता किसी को नहीं मिली। अभी हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे,
हमने कहा कि हमने जो चोर दरवाजे बंद किए हैं, उन चोर दरवाजों से हमें कितने राजस्व उगाही होगी। मैं दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहा था। पहले बजट में मैंने उन अनाथ बच्चों के लिए योजना लाई जो अनाथ बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, पिता को खो चुके थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं उनके अनाथ आश्रम में गया, उन बेटियों के मैंने दिल को देखा, उनके दर्द को समझा। उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं। मैं उनके हॉस्टल में गया, सिर्फ बोलती मेरी माता नहीं रही, मेरे पिता नहीं रहे, मेरी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा, कितने दिन मैं अपने रिश्तेदारों के पास रहूंगी। मेरे मन में एक सोच उभरी, उसकी पीड़ा देखिए। वो पढ़ना चाहती थी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जो इन बच्चों को सरकार ने गोद लिया, और सरकार ही माता, सरकार ही पिता। इनकी सारी पढ़ाई का खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। और जब इस तरह हम अपने बच्चे को जब कॉलेज आता है पॉकेट मनी देते हैं, हमने उन्हें देने के लिए भी 4,000 रुपया पर महीने पॉकेट मनी दी जाए। 4,000 बच्चों को इसका लाभ मिला। हम दूसरा बजट प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरा बजट प्रस्तुत करते करते हम आपके सामने ऐसी योजनाएं लाना चाहते थे जिससे आपका भला हो। दूसरे बजट में मैंने एक नई योजना लाई। जो विधवा बहनें हैं, जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके बच्चे चाहे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पैसे की तंगी है, हमने कहा 27 साल की उम्र तक उन सब विधवा बहनों के बच्चों के पढ़ाई का खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार की उठाएगी। मैंने देखा गांव में कई मनरेगा के तहत दिहाड़ी लगाते हैं, असेसमेंट के कारण उनका रेट कम हो जाता है। हमने पहली बार 240 रुपए से बढ़ाकर उस दिहाड़ी को 1 अप्रैल 2024 से 300 रुपए कर दिया। ये बजट दूसरा बन रहा था और इसमें हमारी चर्चा हो रही थी। हमने देखा कि गांव में 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग अपने बच्चे से पैसे नहीं मांगना चाहता। बीमार हो जाए अपनी बीमारी को दबाता रहता है, सोचता है कि आज ठीक हो जाऊंगा, बीमारी बढ़ जाती है। और जब बीमारी बढ़ जाती है तो जमीन रहन पर रखकर पैसा उठाता है। हमारी सरकार ने 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की नई योजना इस दूसरे बजट में रखी है। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उनका इलाज हिमाचल प्रदेश सरकार करवाएगी। धीरे धीरे इस बजट को हम रख रहे थे। गाय पालक, पशुपालक और किसान के हाथ में कैसे पैसा पहुंचे। हम हिंदुस्तान की पहली सरकार बने जहां गाय के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य 45 रुपए किलो प्रति लीटर घोषित किया गया और भैंस पर 55 रुपए प्रति लीटर का दूध का मूल्य घोषित किया गया। जिसने गाय रखी होती है, भैंस रखी होती है, उसके वहां जब गोबर होता है, हमने बोला गोबर आधारित खेती कोई भी करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार गेहूं 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी और मक्की 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। ये सब योजनाएं हम आपके लिए ला रहे थे। हमने एक साल में 2200 करोड़ रुपए की ज्यादा राजस्व उगाही की। मैंने पूछा और कितना पैसा बचा, कहते हैं अभी चुनाव नहीं है, रहने दीजिए, 2026 में करना। मैंने कहा नहीं, ये जनता का पैसा, हमें जनता को बांटना ही है। 4% डीए की किस्त हमने सरकारी कर्मचारियों को दी। पुलिस के कर्मी जो डाइट मनी 210 रुपए मिलती थी, हमने उसको 5 गुना बढ़ाकर 1000 रुपए किया। और इसको हम बजट को प्रस्तुत करने जा रहे थे कि 27 तारीख को हमारे राज्यसभा के चुनाव हुए। 27 तारीख को राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठ वकील को पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया। 6 बीके में विधायक जो अब चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथ रात को खाना भी खा रहे, सुबह आपके ब्रेकफास्ट भी कर रहे और शाम को घर चले गए। सुबह ब्रेकफास्ट आया और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विरोध में भाजपा प्रत्याशी को वोट डाल दिया। वोट डाल दिया, ठीक बात है, हम उनका गुनाह माफ भी कर देते, लेकिन वो यहां से सीधा हरियाणा सरकार के जो पंचकूला में होटल है वहां चले गए। अगले दिन आप लोगों का बजट प्रस्तुत हो रहा था जिसमें आम आदमी की भावनाओं का ख्याल रखा था। सवेरे 10 बजे एक हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरता है, दूसरा हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरता है, सीआरपीएफ के जवान आते हैं, राजीव बिंदल जी गाड़ी से विधानसभा का गेट तोड़कर ऐसे घुसते हैं। हमने सोचा चलो गेट टूट गया कोई बात नहीं,
विधानसभा के सभागार में आकर ये 6 विधायक तो कांग्रेस में के पक्ष में बजट में वोट डालेंगे। विधानसभा में बजट का सत्र चला हुआ था, सब जगह से आवाज आई और जयराम ठाकुर जी जोर जोर से कह रहे थे इस सरकार को तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। हम भी सुनते रहे। मैं बजट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि बजट पास करने के लिए बजट की तैयारी करनी पड़ती है, और अंदर जयराम ठाकुर जी नारे लगा रहे थे। विधानसभा में अपनी आवाज उठा सकते हैं। खबर चली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मुझे पहले तो ये पता लगा कि ये खबर चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं बाहर आया, मैंने कहा 40 साल से इस कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है, मुझे किसी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं बोला। मैं एक योद्धा हूं, संघर्ष की चुनौती पार करके इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। आम जनता की सेवा के लिए मैं आज मुख्यमंत्री के पद पर हूं। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। विधानसभा में बजट प्रस्तुत हुआ, बजट पास हुआ। हमारी आशा के 6 बिके हुए विधायक विधानसभा सभागार में आकर पक्ष में वोट डालेंगे। वो नहीं आए, वो हेलीकॉप्टर से फिर उड़कर पंचकुला पहुंच गए। विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका। 6 और 3 आजाद उम्मीद महानुभाव हिमाचल की सीमा में 1 महीने तक नहीं आए। अब उनसे यह पूछा जाना चाहिए 1 महीने तक क्यों नहीं आए। पता लगा कि पैसे की कई किस्तें जो है वो पेंडिंग पड़ रही है। वो सरकार तोड़ने की कोशिश करते रहे, पर स्पीकर साहब ने हमारा एक फैसला दिया जिसमें हमारे उपाध्यक्ष विनय कुमार जी भी थे। उन 6 को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने पार्टी के साथ गद्दारी की है, तुम्हारी डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे नहीं किया जा सकता, और वो डिस्क्वालीफाई हुए। उसके बाद हमें पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठे और पटका पहन लिया, और पटका पहनने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से टिकट भी ले लिए। पूछा तो ये जाना चाहिए जो 6 विधायक गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव निशान पर चुनाव जीत कर आए थे। उन्हें लोगों ने हाथ के निशान पर चुनाव जिताया था। आप राजनीतिक मंडी में बिक गए। उसी बजट भाषण में मेरी खूब प्रशंसा कर रहे कि बहुत अच्छा बजट आपने प्रस्तुत किया, और बाद में कह रहे कि मुख्यमंत्री जी हमारे सुनते नहीं हैं। तो बजट में क्या आप झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे थे? और जयराम ठाकुर जी ने कोर्ट सुनाया कि अब मैं मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा, और गवर्नर के पास चले गए 7 बजे। और जो बीके में विधायक थे उन्होंने भी कोर्ट पैंट सुना ली कि आज हमारी ओथ होनी है। और जिस भगवान को चुनौती जयराम ठाकुर जी ने दी, उसी भगवान ने एक आम आदमी की सरकार को बचाया, आम लोगों के परिवार की सरकार को बचाया। ऐसे लोग जो जनता के वोट पर चुनकर नहीं आ सकते, जो ये कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा नहीं मानी। तुम्हारी अंतरात्मा नहीं थी, तुम्हारी अंतरात्मा बिक चुकी थी, तुम्हारी अंतरात्मा धनात्मा बन चुकी थी। उन्होंने धन लिया। ऐसे लोग जो जनता के वोट से कुर्सी प्राप्त कर सके, धन के वोट से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या यह लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आपकी भावनाओं को खरीद कर सौदा करते हैं, ऐसी पार्टी को क्या आने वाले समय में वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बताइए। तो ये बिके हुए लोग हैं। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने एक बात याद रखनी कि हम देवी देवताओं की भूमि से संबंधित है। हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। यह हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है। और यह संदेश हिंदुस्तान की जनता को जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को जाना चाहिए कि आपने हमारी 1 राज्यसभा की सीट चुराई है। हम आपकी 4 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में डालकर लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक संख्या में वोट डालेंगे। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सांसद सुरेश कश्यप जी ने एक भी सवाल आज तक 5 साल में संसद में नहीं सुना। हमारे साथी विनोद सुल्तानपुरी जी विधायक हैं, हमने क्यों उनको सेवा का मौका दिया? आपदा आई कसौली विधानसभा क्षेत्र में मुझे पकड़ कर ले गए, हर घर में ले गए, उनके दुख को बांटा। जिसके दिल में पीड़ा होती है
वही सच्चा सेवक होता है। ये सांसद सुरेश कश्यप जी की तरह नहीं है जो यहां से दिल्ली चले गए और रेणुका सिरमौर और पूरी संसदीय क्षेत्र को भूल गए। आप लोगों से मैं कहने आया हूं कि आप लोग 1 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालिए। 3.5 साल तक हमारी सरकार है। मैं वादा करता हूं कि रेणुका में अभी दोबारा आऊंगा। आप जो मांग करेंगे उस मांग को, आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। नारे से नहीं काम चलेगा। वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जो डालेंगे हाथ खड़ा करिए सामने। मैं और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अधिकारियों की बैठक ली और पूछा कि आप कितने पैसे बचे? कहा 800 करोड़ रुपया बचा है। मैंने कहा हमारी बेटी जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, हमारी बहन जो 40-45 साल की हो चुकी है, उनको हम प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की पेंशन से नवाजेंगे। और आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबको मिलना शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। और जो मेरी बेटियां 18 साल से ऊपर है, उनको भी 1,500 रुपया हर महीने मिलेंगे। लेकिन बात देखिए, आपदा में भी हमारी सहायता रखवाई, पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे थे, उनको रुकवाने के लिए चुनाव आयोग के पास चले गए। आप तो 5 साल सोए रहे, आप तो खजाने को लुटाते रहे। हम खजाना बचाकर अपनी बहनों को 1,500 रुपया महीने का देना चाह रहे हैं, आप उसको रुकवाने भी चले गए। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, चुनाव तो खत्म हो जाएगा 1 जून को, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सभी बहनें जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है, वो बेटी जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस रहेगी, हमारी सरकार हर महीने उन्हें 1,500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपया देगी। महीना जरा जोर से ताली बजाओ। और यहां आपको पैसे मिलना भी शुरू हो गया है। तो ये पैसा आपका है जो हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके आपके लिए लाए हैं। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, इस आशा के साथ।